आज हम तटस्थता वक्र विश्लेषण अवधारणा का अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत हम तटस्थता वक्र का अर्थ क्या है, उसकी मान्यताएं, तटस्थता मानचित्र किसे कहते हैं, सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या है, तटस्थता वक्र की विशेषताएं और कीमत रेखा क्या है, उन विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं तटस्थता वक्र अवधारणा है क्या। मार्शल और उनके समर्थकों ने जो उपयोगिता दृष्टिकोण दिया था, उसमें माना था कि उपयोगिता मापनीय है, उसे मुद्रा के द्वारा मापा जा सकता है, संख्यात्मक गणना की जा सकती है। किंतु आधुनिक अर्थशास्त्रियों का ये मानना था, जिनमें पैरेटो, हिक्स, एलन आदि अर्थशास्त्री थे, उन्होंने मार्शल विश्लेषण की या उपयोगिता विश्लेषण जो उनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, उनकी अवास्तविक मान्यताओं का खंडन किया और उन्होंने उसका खंडन किया और बताया कि उपयोगिता जो है वो एक व्यक्तिगत विचार है या मनोवैज्ञानिक धारणा है जो समय के और परिस्थितियों के अनुसार बदल सकती है। तो जो एक नया दृष्टिकोण आया वह था तटस्थता वक्र विश्लेषण। तटस्थता वक्र विश्लेषण का सर्वप्रथम प्रयोग प्रोफेसर एजवर्थ ने 1881 में किया। क्रमवाचक विश्लेषण के विकास का श्रेय प्रोफेसर पैरेटो, जॉनसन, स्लट्सकी को जाता है और इस दृष्टिकोण का व्यापक प्रयोग हिक्स एवं प्रोफेसर एलन ने किया। प्रोफेसर हिक्स ने अपनी पुस्तक वैल्यू एंड कैपिटल जो 1939 में और बाद में रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी में इस जो क्रमवाचक विश्लेषण इनका विस्तृत प्रयोग किया। तटस्थता वक्र विश्लेषण एक रेखा गणितीय एवं उपयोगिता के क्रमिक संख्या माप की विधि है। ये जो सिद्धांत है, किन्हीं दो वस्तुओं, जैसे सरलता के लिए दो वस्तुएं लिए, तो किन्हीं दो वस्तुएं जैसे x व y के विभिन्न संयोगों के उपभोक्ता के अधिमान के अनुसार उपभोक्ता के व्यवहार की व्याख्या करता है। तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों को प्रस्तुत करता है कि उपभोक्ता इन संयोगों के संबंध में उदासीन रहता है। इस विश्लेषण में ये माना जाता है कि उपभोक्ता दो वस्तुओं से प्राप्त विभिन्न संयोग को अपनी पसंद के अनुसार क्रम में रखता है और ये बताता है कि कौन सा संयोग वह अधिक पसंद करता है तथा कौन सा संयोग कम पसंद करता है। अर्थात जो उदासीनता वक्र है वो उदासीनता सेट का चित्रमय प्रस्तुतिकरण है। प्रोफेसर बॉल्डिंग के अनुसार समान क्रम दर्शाने वाली रेखाएं तटस्थता वक्र कहलाती हैं, क्योंकि वे वस्तुओं के ऐसे संयोगों को बताती है जो एक दूसरे से न तो अच्छे होते हैं और न बुरे। प्रोफेसर मेयर्स के अनुसार उदासीनता तालिका वह तालिका है जो दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को बताती है जिनसे किसी व्यक्ति को समान संतुष्टि मिलती है, और अगर इस तालिका को हम एक चित्र के रूप में, वक्र के रूप में प्रदर्शित किया जाए तो तटस्थता वक्र प्राप्त होता है। जैसा कि हम आगे देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने दो वस्तुएं ली है, x और y दो वस्तुएं, और a b c d ये इसके विभिन्न कॉम्बिनेशन हैं। और जैसा कि हमने रेखा चित्र में भी बता रखा है कि उपभोक्ता यदि मान लीजिए उसे x वस्तु की अधिक मात्रा की आवश्यकता है, तो वह जो f संयोग है उसको अपना सकता है, अर्थात वह x वस्तु की ज़्यादा मात्रा लेकर y वस्तु की मात्रा कम ले सकता है। दूसरा, जो a b c d ये जितने कॉम्बिनेशन है, जितने संयोग हैं, यहाँ पर उसको समान संतुष्टि प्राप्त होती है, अर्थात
यदि वह चाहे तो सी संयोग को अपना सकता है, जहाँ वह x वस्तु की 3 मात्रा और y वस्तु की 16 मात्रा प्राप्त करता है, तब भी उसे उतनी ही संतुष्टि प्राप्त होती है, चाहे वह ई बिंदु पर रहे जहाँ पर वह x वस्तु की 5 और y वस्तु की 11 मात्रा प्राप्त करेगा। तो चाहे वह C पर रहे, चाहे वह E पर रहे, चाहे वह F, किसी भी संयोग को वह अपनाए, उसको जो संतुष्टि है वह समान संतुष्टि प्राप्त होगी। अर्थात हम इस तालिका और चित्र को देखने से हमें ये पता लगता है कि ये जो IC रेखा है, यह इन x और y जो दोनों वस्तुएं हैं, इनके विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करती है, जहाँ पर समान संतुष्टि उसे प्राप्त होती है और उपभोक्ता जो है वो इस रेखा के किसी भी बिंदु के संयोग को अपनाने में पूर्णतः तटस्थ होता है। अब हम देखते हैं कि ये जो उदासीनता वक्र है या जो उपभोक्ता तटस्थता वक्र है, इसकी मान्यताएं क्या है। सबसे पहला है विवेकशीलता। विवेकशीलता का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि उपभोक्ता को कीमत स्तर, आय स्तर, बाकी सब की जानकारी होती है और वह अपनी संतुष्टि को अधिकतम बनाने के लिए विवेक से कार्य करता है। दूसरा है कि जो उपयोगिता है वो क्रमवाचक है। क्रमवाचक का यहाँ तात्पर्य है कि जो उपभोक्ता है वो विभिन्न वस्तुओं को अधिमान के पैमाने में, अर्थात अपनी जो उसकी जो पसंद है उसके आधार पर वह इनको क्रमबद्ध कर सकता है, अर्थात वह उसको प्रथम, द्वितीय, तृतीय इस प्रकार की वह वरीयता प्रदान कर सकता है। फिर है कि उपभोक्ता जो है वो दो वस्तुओं के जितने भी संभव संयोग है उन सब के लिए वह आज्ञा दे सकता है, अर्थात वह उनमें से किसी का भी, उसकी पसंद के आधार पर वह उनमें से किसी का भी चयन कर सकता है। फिर कि जो कुल उपयोगिता है वह उसके उपभोग, वस्तु के उपभोग की जो मात्रा है उस पर निर्भर करती है। जैसा कि हम समीकरण से इसको बता सकते हैं फंक्शन से कि u = फंक्शन ऑफ Q1, Q2, Q3 और जितनी भी वस्तुएं हम उसकी उपभोग करते हैं उसके आधार पर यह हम उपयोगिता फंक्शन बता सकते हैं। फिर है कि सीमांत प्रतिस्थापन की दर है वो घटती हुई होती है। अब ये क्या है सीमांत प्रतिस्थापन की दर, इसके बारे में तो हम आगे अध्ययन करते हैं, लेकिन ये घटती हुई इसलिए होती है कि उपभोक्ता क्योंकि उसके पास जो साधन है वो सीमित है, अर्थात उसकी जो आय है वो सीमित है, इसलिए यदि वह एक वस्तु का उपभोग बढ़ाता है तो उसे दूसरी वस्तु का उपभोग कम करना ही होता है, और जो वह कम करता है उसकी जो दर है वो घटती हुई होती है। अब हम देखते हैं कि इन्हीं मान्यताओं पर उनका जो विश्लेषण है उसमें हम देखते हैं तटस्थता मानचित्र क्या है। तटस्थता वक्र जो है वो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को बताने वाले बिंदुओं का मार्ग है जो समान संतुष्टि को बताते हैं। अब जब हम बहुत सारे उदासीनता वक्र रेखाओं को यदि हम एक ही चित्र में बताएं, एक ही चित्र में प्रदर्शित करें, तो उसे हम उदासीनता या तटस्थता मानचित्र कहते हैं। अर्थात जो तटस्थता वक्र है, तटस्थता वक्र परिवार को तटस्थता मानचित्र कहते हैं। जैसा कि IC1, IC2, IC3, यदि हम ये बहुत सारे जो विभिन्न वस्तुओं को x और y वस्तु की विभिन्न मात्राओं को बताने वाले हैं, जो हम ऊपर की ओर जाते हैं वह अधिक संतुष्टि के स्तर को बताते हैं। तो यदि हम बहुत सारी उदासीनता मानचित्रों को यदि हम एक ही रेखा चित्र में प्रदर्शित करते हैं तो वह उदासीनता मानचित्र या तटस्थता मानचित्र कहलाता है। फिर है कि ये जो अभी हमने पीछे देखा कि उसकी मान्यताओं में हमने बताया था कि जो हमारी सीमांत प्रतिस्थापन की दर है वो गिरती हुई होती है। तो सीमांत प्रतिस्थापन की दर है क्या? जब उपभोक्ता को दो वस्तुओं में से एक वस्तु, जैसा हम यहाँ दो वस्तुएं मान रहे हैं, x वस्तु और y वस्तु, तो दो वस्तुओं में से एक वस्तु x की यदि उसे ज़्यादा मात्रा प्राप्त करनी है, अतिरिक्त मात्रा प्राप्त करने के लिए जिस दर से वह दूसरी वस्तु अर्थात वह y वस्तु की जो मात्रा है उसका त्याग करेगा, उसे छोड़ेगा, उसे सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहते हैं। जैसा कि हमने समीकरण में बताया है कि MRS का मतलब है
मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई का मतलब है जो दूसरी वस्तु है उसकी मात्रा में परिवर्तन, और डेल्टा एक्स का मतलब है पहली वस्तु अर्थात एक्स की मात्रा में परिवर्तन। जैसा कि हम इस टेबल से और इस रेखा चित्र से हम ये देख सकते हैं कि उपभोक्ता यदि एक्स वस्तु की एक इकाई की बजाय वह दूसरी इकाई प्राप्त करता है तो वह वाई वस्तु की जो पहले 18 इकाइयाँ ले रहा था वह 13 इकाइयाँ ले रहा है, अर्थात वह एक एक्स की एक इकाई बढ़ाने के लिए वाई वस्तु की 5 मात्राएं कम करता है। अब यदि वह एक्स वस्तु की और मात्रा बढ़ाता है तो उसे वह वाई वस्तु की मात्रा कम करनी पड़ेगी, लेकिन पहले की तुलना में जो मात्राएं हैं वह कम छोड़ी जाती है, अर्थात पहले वह एक्स वस्तु की एक इकाई के लिए 5 मात्राएं छोड़ रहा था, अब वह एक्स वस्तु की एक इकाई के लिए 4 मात्राओं का ही त्याग करता है। अर्थात फिर इसी प्रकार हम आगे भी देखें कि यदि वह चौथी इकाई काम में लेता है तो वह वाई वस्तु की 6 इकाइयाँ काम में लेता है, अर्थात 3 इकाइयों का ही परित्याग करता है। तो जैसा कि हम इस तालिका में हम देखते हैं कि एक की बजाय वह 5 इकाइयों का त्याग कर रहा है, फिर एक और इकाई यदि बढ़ाता है तो वह 4 इकाइयों का ही छोड़ने को तैयार होता है। अर्थात एक वस्तु की मात्रा बढ़ाने पर वह दूसरी वस्तु की मात्रा कम तो करता है लेकिन तुलनात्मक रूप से उसे कम छोड़ता है, अर्थात कम त्याग करता है। जैसा कि हम रेखा चित्र में भी देख सकते हैं कि डेल्टा एक्स तो हमारा बराबर बराबर है, लेकिन जो डेल्टा वाई जो है वो पहले की तुलना में कम होता जा रहा है। तो ये बताता है कि जो हमारी सीमांत प्रतिस्थापन की दर है वह गिरती हुई होती है, अर्थात जो जो वह एक्स की अतिरिक्त इकाइयों को प्राप्त करने के लिए अग्रसर होता है वह वाई की अपेक्षाकृत कम इकाइयाँ छोड़ना चाहता है। अर्थात उपभोक्ता का ये जो व्यवहार है इस व्यवहार को घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहते हैं। ये जो सीमांत प्रतिस्थापन की दर है वो ये बताती है कि एक्स वस्तु की कितनी मात्रा वाई वस्तु की क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक है जिससे कि उपभोक्ता के संतुष्टि स्तर में कोई भी परिवर्तन न हो। और ये जो वास्तव में ये जो प्रतिस्थापन की दर है ये उदासीनता वक्र के किसी भी बिंदु पर ये जो वक्र है इसका ढाल होती है, अर्थात डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। और जो ये MRS x4y है इसका यही कारण MRS x4i अर्थात सीमांत प्रतिस्थापन की दर के कारण ही उदासीनता वक्र जो है ये ऊपर से नीचे बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरते हुए पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारा उदासीनता वक्र है उसकी कुछ मुख्य विशेषताएं क्या है। उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि उदासीनता वक्र जो है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। जैसा कि अभी हमने बताया कि ये गिरता हुआ अर्थात इनका जो ढाल है वो ऋणात्मक होता है। क्यों? इसका कारण है कि उपभोक्ता जब एक वस्तु की मात्रा बढ़ाता है तो उसे दूसरी वस्तु की मात्रा में कमी करनी ही पड़ती है, अर्थात जो जो वह एक वस्तु की मात्रा बढ़ाएगा उसे दूसरी वस्तु की मात्रा कम करनी पड़ेगी। दोनों वस्तुओं की मात्रा बढ़ाने या एक वस्तु की मात्रा यथास्थिर रखकर दूसरी वस्तु की मात्रा बढ़ाने पर कुल संतुष्टि तो आवश्यक रूप से बढ़ेगी ही। इसलिए समान संतुष्टि के लिए जो तटस्थ वक्र है वो नीचे दाहिनी ओर ही झुकेगा और दाहिनी ओर अर्थात बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ ही पाया जाएगा। जैसा कि हम रेखा चित्र में देख रहे हैं कि हम यदि एक वस्तु x की एक की बजाय 2 इकाइयाँ काम में लेते हैं तो y वस्तु की जो मात्रा है वो 20 की बजाय हमें 13 के बराबर लगभग ही प्राप्त होती है, जैसा कि हम इस रेखा चित्र से स्पष्ट हमें होता है। फिर है कि जो तटस्थ वक्र है वो दाएं की तरफ अधिक ऊंचा, तटस्थ वक्र की दाएं तरफ यदि अधिक ऊंचा जो दूसरा हमारा तटस्थ वक्र है वो संतुष्टि के अपेक्षाकृत ऊंचे स्तर एवं दो वस्तुओं के श्रेष्ठ संयोग को बताता है। अर्थात जो ऊंचा उदासीनता वक्र है वो अधिक संतुष्टि का द्योतक होता है। जैसा कि हम इस रेखा चित्र में देख सकते हैं कि तटस्थ वक्र IC2 पर
IC1 से अधिक संतुष्टि, IC3 पर IC2 से अधिक संतुष्टि मिलती है। तो जो ऊंची उदासीनता वक्र रेखाएं हैं वो दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को बता रही है जो नीची तटस्थता वक्र रेखाओं की तुलना में दोनों वस्तुओं की अधिक मात्रा को प्रदर्शित करती है। फिर है कि जो तटस्थता वक्र है वो मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होते हैं। इसका जो मुख्य कारण है वह यह है कि जो हमारी सीमांत प्रतिस्थापन की दर है वो घटती हुई होती है। अब घटती हुई होती का इसका तात्पर्य यही है, जैसा कि हमने पहले जो टेबल है उसमें हमने देखा कि जहाँ पर वह x वस्तु की 1 मात्रा बढ़ाता है तो y वस्तु की 5 इकाइयाँ छोड़ता है, x वस्तु की 2 की बजाय 3 मात्राएं लेता है तो y वस्तु की 13 की बजाय 9 मात्राएं ही प्राप्त करता, अर्थात पहले वह 5 इकाइयों का परित्याग कर रहा था, अब वह 4 का करता है। यदि वह 3 की बजाय 4 मात्राएं लेता है x की, तो y की वह 9 की बजाय 6 मात्राएं लेता है, अर्थात पहले की तुलना में पहले प्रारंभ में 18 से 13 का मतलब 5 इकाइयाँ छोड़ी, 13 से 9 का मतलब है 4 इकाइयाँ छोड़ी, अब वह 9 से 6 का मतलब है वह 3 इकाइयों को x की 1 इकाई बढ़ाने के लिए वह y वस्तु की 3 इकाइयों का परित्याग कर रहा है, अर्थात पहले की तुलना में वह y वस्तु की जो मात्राओं का त्याग करता है वह कम होती जाती है। अर्थात वह ये बताती है कि जो हमारा जो उदासीनता वक्र है वो मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर ही पाया जाएगा, अर्थात जो MRS है उसमें घटने की प्रवृत्ति होती है। फिर है कि जो तटस्थता वक्र हैं वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं और कभी भी एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं। जैसा कि हम इस रेखा चित्र में देख सकते हैं कि जो हमारा तटस्थता वक्र है IC1, ये जो दो तटस्थता वक्र है, ये तो दो तटस्थता वक्र दोनों आपस में एक A बिंदु पर दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। तो यदि हम IC1 और IC2 के यदि A बिंदु पर जो स्थिति है वो देखें तो उपभोक्ता को यहाँ पर समान संतुष्टि मिलती, पर यह असंभव है क्योंकि जो तटस्थता वक्र IC2 है वो IC1 की अपेक्षा अधिक संतुष्टि का द्योतक है। इसको हम ये जो हमारा गणितीय विश्लेषण है इसके माध्यम से भी सिद्ध कर सकते हैं कि जैसे जो IC1 का जो A बिंदु है और जो C बिंदु है वहाँ पर हम देखें A बिंदु पर x वस्तु की OP तथा y वस्तु की OR मात्रा प्राप्त करते हैं और C बिंदु पर OQ तथा y वस्तु की OT मात्रा प्राप्त की जा रही है। अब हम IC2 को लें, IC2 के A और B बिंदु पर x वस्तु की OP और y वस्तु की OR मात्रा है, जबकि B बिंदु पर x वस्तु की OQ और y वस्तु की OS मात्रा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारी OP x वस्तु की OP तथा y वस्तु की OR ये दोनों तो समान हैं। अब यदि हम इसको, ये जो हमारा समीकरण है OQX प्लस OTY इक्वल टू OQX प्लस OSY, अब इनमें ये दोनों समान हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि OQX तो दोनों में कॉमन है, दोनों में समान है, दोनों में कॉमन है, तो समीकरण के अनुसार तो OTY इक्वल टू OSY होता है, ऐसा ही होगा। किंतु हमारे y एक्सिस पर OSY अर्थात y वस्तु की OS मात्रा जो है वो OT मात्रा से अधिक है, अर्थात इन दोनों को किसी भी स्थिति में हम बराबर नहीं कह सकते। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जो तटस्थता वक्र है वो दोनों एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते हैं। फिर आता है कि जो तटस्थता वक्र है वो कभी भी किसी भी एक्सिस को स्पर्श नहीं करते हैं। जैसा कि हम रेखाचित्र में देख रहे हैं कि जो हमारा पहला रेखाचित्र है में जिसमें वह IC वक्र जो है वो x एक्सिस को स्पर्श कर रहा है, यदि ऐसा है तो यहाँ पर x वस्तु की मात्रा तो होगी, x वस्तु का उपभोक्त होगा, लेकिन y वस्तु की मात्रा शून्य हो जाएगी। लेकिन जो दूसरा हमारा जो चित्र है उसमें
वाई एक्सिस को वह स्पर्श कर रहा है, अर्थात यहाँ पर एक्स वस्तु की मात्रा हमारी जो है वो शून्य हो जाती है। इसका तात्पर्य है कि हमारा जो विश्लेषण है उसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि हम दो वस्तुओं को लेते हैं जहाँ पर यह बताया जाता है कि जो दोनों रेखाएं हैं वो कभी भी किसी भी एक्सिस को स्पर्श नहीं करती हैं। अन्यथा हमारा जो उपभोग है वो जो हमारे विश्लेषण है उसमें हम दो वस्तुओं का संयोग ले रहे हैं, जबकि यदि वह किसी भी एक्सिस को छुए तो मात्रा तो शून्य होगी ही एक वस्तु की और केवल एक ही वस्तु रह जाती है। जबकि ऐसा हमारे इस विश्लेषण में हम इस विश्लेषण में दो वस्तुओं का संयोग लेकर ही अध्ययन करते हैं, इसलिए दोनों किसी भी एक्सिस को स्पर्श नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारी कीमत रेखा क्या है। कीमत रेखा जो है वो उपभोक्ता की दी हुई आय को दी हुई कीमत के आधार पर दो वस्तुओं पर व्यय करने की सभी संभावनाओं को प्रकट करती है। अर्थात ये बताती है कि कीमत दी हुई है और आय भी दी हुई है। उस स्थिति में एक उपभोक्ता के लिए दोनों वस्तुओं की कितनी मात्रा का उपभोग संभव है। अर्थात हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जहाँ पर हमने x वस्तु ली है, y वस्तु ली है, x और y वस्तु हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है सपोज करिए वह है 5 रुपये, और हमने जो कीमतें हैं वो भी दे रखी है। जैसे हमारा जो कुल व्यय x वस्तु की कीमत है प्रति इकाई 20 पैसा और y वस्तु की जो कीमत है वो प्रति इकाई है 5 पैसा। तो हमने जो तालिका जो बना रखी है उसमें x वस्तु यदि हम सारी ही आय यदि x वस्तु पर खर्च करें तो x वस्तु की हम 25 इकाइयाँ x वस्तु की हम 25 इकाइयाँ प्राप्त करेंगे और y वस्तु की 0। और यदि हम सारी ही आय यदि y वस्तु पर खर्च करते हैं तो y वस्तु की 100 इकाइयाँ प्राप्त करते हैं और x वस्तु की 0। जैसा कि हम इस रेखा चित्र में देख सकते हैं कि जो P से Q तक ये जो हमारी PQ रेखा है ये हमारे कीमत रेखा का ढाल है। और ये बताता है कि अर्थात इसके साथ ही हम ये देख सकते हैं कि यदि वह x वस्तु पर 3 रुपया और y वस्तु पर 2 रुपया खर्च करता है तो जो मात्राओं का संयोग है वो है 15 और 40। यदि वह 2 रुपये x वस्तु पर और 3 रुपये y वस्तु पर खर्च करता है तो वह 10 और 16 क्रमशः x और y वस्तु 10 और 60 वह क्रमशः x और y वस्तुओं की मात्रा प्राप्त करेगा। इससे हमने ये जो कीमत रेखा जो बनाई है वो हमें ये बताती है कि एक उपभोक्ता उसके पास जो आय दी हुई है और उसके पास जो दो वस्तुएं जो वह उपभोग कर रहा है उनकी यदि कीमतें दे रखी है तो हम एक कीमत रेखा का अर्थात वह कितना उपभोग करेगा ये हम इससे पता लगा सकते हैं। अर्थात जो कीमत रेखा का ढाल है या जो झुकाव है वो है OP/OQ। अब हम ये देखते हैं जैसा हमने अभी देखा कि ये जो कीमत रेखा का ढाल है वो हमने कैसे ज्ञात किया कि x वस्तु जो उपभोक्ता की आय है उसमें यदि हम y वस्तु की कीमत का भाग दें और जो आय है उसमें x वस्तु की कीमत का भाग दें, जैसा कि हम OP/OQ के माध्यम से बता रहे हैं, तो हमें ये प्राप्त हो जाता है कि x वस्तु की कीमत और y वस्तु की कीमत, जैसा कि हम इससे देख सकते हैं कि जैसा हमने देखा 100/25 का मतलब है 4, अर्थात जो x वस्तु की कीमत है वो y वस्तु की कीमत से 4 गुनी है। इसके साथ ही हम ये देखें कि जो हमारी कीमत रेखा है उसका ढाल भिन्न भिन्न रूप से हो सकता है। जैसा कि हम ये देख रहे हैं कि यदि उपभोक्ता की दो स्थितियों में परिवर्तन हो सकता है कीमत रेखा में, एक तो आय में परिवर्तन होने के कारण और दूसरा है कि किसी भी वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाए। तो पहला हमने देखा है कि यदि उपभोक्ता की आय बदल जाए, अर्थात यदि वह 5 के बजाय 6 रुपये उसके पास में आ जाए तो वह दोनों ही वस्तुओं की ज़्यादा मात्रा प्राप्त कर सकता है। अर्थात x वस्तु की वह सारा ही पैसा यदि वह x वस्तु पर खर्च करे तो वह x वस्तु की 30 और y वस्तु की वह क्या करेगा
120 मात्राएं प्राप्त कर सकेगा। अर्थात जो हमारी कीमत रेखा है वो समानांतर रूप से ऊपर की ओर खिसकेगी, अर्थात 120/30 वही हमारा 4 का अनुपात जो रह रहा है कि जो x वस्तु है वो y वस्तु से 4 गुनी अधिक है। लेकिन यदि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं हो और यदि उसकी किसी भी वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाए, जैसा हम नीचे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने x वस्तु की कीमत जो है वो पहले 20 पैसा थी, अब हमने क्या किया, उसे कीमत को घटा दिया अर्थात 10 पैसा कर दिया, तो वह पहले वाली ही आय से वह x वस्तु की ज़्यादा मात्राएं प्राप्त कर सकता है। अर्थात हम इस रेखा चित्र में देख सकते हैं कि वह x वस्तु की पहले 25 मात्राएं प्राप्त करता था, अब वह x वस्तु की 50 मात्राएं प्राप्त कर सकता है। अर्थात एक उपभोक्ता की जो कीमत रेखा है उसमें परिवर्तन 2 कारणों से हो सकता है। एक तो यदि उपभोक्ता की आय बदल जाए तो वह जो हमारी कीमत रेखा है वो समानांतर रूप से खिसकेगी, और यदि उपभोक्ता की जो वस्तुएं वह उपभोग में ले रहा है उन वस्तुओं में से किसी एक की भी कीमत में परिवर्तन हो जाए तो हमारी कीमत रेखा जिस वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगा वह जो हमारी कीमत रेखा है वह ये बताएगी कि वह उस वस्तु की ज़्यादा मात्रा प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद।